हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, फाइनली मैं वो वीडियो लेके आई हूँ जो आप काफ़ी पसंद करेंगे। कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बीपीएससी एग्जाम या सीडीपीओ एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं एक साथ आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से रिलेटेड, अभी तक मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने घटना चक्र के बुक से ली है। इस बुक से मैंने इसलिए ये पीडीएफ ली है क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है ना वो घटना चक्र में काफ़ी अच्छा होता है। और आपने अगर एग्जाम दिया होगा, आपने प्रिपरेशन करी होगी, तो आपको पता होगा कि चाहे आप साइंस की बात कर लो, पॉलिटी की बात कर लो या हिस्ट्री की बात कर लो, घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी इस बुक का क्या दिया हुआ है वो भी हम देखेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो अच्छी बात है फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आपको पेन डाउन कर लेना है, ताकि आने वाले एग्जाम के टाइम में आपको ये वीडियो या कोई भी वीडियो बार बार ना देखना पड़े, आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये फर्स्ट शासक जो था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही हैं, इसके जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए आप कि ये ऑलरेडी 2005 के प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड जो 2011 का प्री हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी कार्यावधि आपसे पूछी जा सकती है, कब से कब तक था ये भी पूछा जाता है। तो 1206 से लेके 1210 तक था। साथ ही साथ ये भी आप देख लीजिए कि ये तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तुर्क जनजाति का था। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए कि दास के रूप में ये खरीदा गया था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के द्वारा, ठीक है। और निशापुर के ये काजी थे, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी जो है ये निशापुर के काजी थे और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल करी थी। और साथ ही साथ ये जो है ना ये बचपन से ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ पढ़ता था, जिसके कारण इनका नाम जो है ये कुरान ख्वाह डाला गया था, कुरान का पाठ करने वाला। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए कि निशापुर से गजनी लेकर आए थे। कौन लेके आए थे? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, जिन्होंने निशापुर से खरीदा था। तो निशापुर के काजी थे। अब ये निशापुर से गजनी लेकर आया गया था, जहाँ पे उसे गोरी ने खरीद लिया था। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपको करना क्या है कि आपने कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये टाइटल दे दिया, उसका कार्यावधि जो है ये 1206 से लेकर 1210 दे दिया। फिर आपको लिख देना है तुर्क, राइट। ये शॉर्ट नोट्स आपको लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, किसने परचेज किया ये आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेनी है। सो यहाँ पे गोरी ने खरीदा था। उसके बाद आप देख लीजिए कि अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया था और उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन से पद पर आसीन किया गया था? तो अमीर ए आखूर के पद पर क्या किया गया था? प्रोन्नत किया गया था। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय जो है ये प्रारंभ हुआ था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन था दिल्ली का पहला तुर्क शासक? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको गोरी ने खरीदा था। अब यहाँ पे यद्यपि वो लाहौर से ही शासन करता था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसने अपनी राजधानी जो है ना ये सबसे पहले कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी लाहौर को। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको नोट करना है कि तुर्की राज्य का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या, राइट।
गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ली थी। तो ये आपने देख लिया। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि उसने अपना राज्याभिषेक जो है ना, ये गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात करवाया था। और कौन से डेट को करवाया था? तो 1206 के जून में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, 3 माह के बाद। ये छोटे छोटे चीज है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं इतना हाईलाइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि जो है ये धारण नहीं की। इनको सिर्फ और सिर्फ मलिक और सिपाह सलाहकार की पदवियों से ही नवाजा गया। ये इन्होंने अपने इन 2 पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। कोई भी सुल्तान का पद जो है इन्होंने अंतिम क्षण तक धारण नहीं किया था। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद, अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में कि किसके द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। तो ये कौन थे? गियासुद्दीन जो थे, इसके मुक्ति पत्र देने के बाद 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दास्ता से इनको मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ये क्या थी? ये लाहौर थी। ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं इसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए ये जो क्वेश्चन है कितनी बार पूछा जा चुका है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद था। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये सारी चीजें रहती हैं। मंदिर तो बहुत कम देखने को मिलता है। मीनार और संत का झोपड़ा ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि ये सबसे पहले ना एक विद्यालय हुआ करता था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये एक विद्यालय हुआ करता था। और अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से भी ये जो उपाधि है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था या फिर लाख बख्श की उपाधि जो है ये किसको दी गई थी, तो ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसका मतलब होता है लाखों को दान देने वाला। राइट। अब यहाँ पे फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ये भी आपको याद रखना है। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों की दोनों उपाधि जो है ना ये आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन सा? ये लाख बख्श है। और सेकंड कौन सा है? ये कुरान ख्वां। क्यों इनका नाम कुरान ख्वां रखा गया? क्योंकि बहुत सुरीले स्वर में ये कुरान की व्याख्या करते थे, इसलिए इनका नाम कुरान ख्वां भी रखा गया था। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तो साहित्य और स्थापत्य कला में भी इनको रुचि थी। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स तो आपको यहीं पे मिल गए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने बुक से नहीं भी पढ़ रखी हो तो लास्ट टाइम में ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्रे मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। अब ये पूछा जा सकता है कि इसके शासनकाल के दौरान कौन कौन से जो विद्वान थे ये इसके दरबार में थे। तो निजामी और फक्रे मुदब्बिर जो थे इसके संरक्षण में थे, मतलब इनके दरबार में थे। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। अब हसन निजामी की रचना के बारे में अगर पूछा जाए तो ये क्या था? ताज उल मासिर। और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। अगर पूछा जाए कि ऐबक ने कौन से 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, तो ये निर्माण करवाया था किसका? कुव्वत उल इस्लाम का और 2.5 दिन के झोपड़ा का। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सका था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। सो 4th क्वेश्चन है हमारा, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अत्ता प्रदान किया था?
तो ये प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने फर्स्ट ऑफ ऑल अत्ता जो है ये किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अत्ता प्रथा स्थापित हो गया था और गोर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हासी अक्ता तथा इक्ता प्रांत प्रदान किया था। इक्ता क्या था? एक प्रांत था जो इसको प्रदान किया था। अब 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इन्हीं के कार्यों से प्रसन्न होकर क्रमशः कुहराम और सामाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो ये आप नोट कर लेंगे, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से लेकर 1202 ईस्वी के बीच मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर दिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा और विक्रमशिला विहार को किसने तहस नहस किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने, राइट। अब ये जो है यहाँ पर देख लीजिए कि राजधानी जो है उदंतपुरी पर इसने कब्जा कर लिया था। 1204 से लेके 1205 ईस्वी में बंगाल पर भी आक्रमण किया था और जिस वक्त बंगाल पर आक्रमण किया था उस वक्त वहां के जो राजा थे ये थे लक्ष्मण सेन, जो कि क्वेश्चन आपको आ चुका है। अब ये जो लक्ष्मण सेन था ये बिना युद्ध किए ही भाग निकला था, जिसकी वजह से बाद में इसकी हत्या भी कर दी गई थी। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की थी। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ले ली थी और उसके बाद वहां पे कुछ दिनों तक शासन भी किया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ई नासरी में बिहार में उस हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि तबकात ई नासरी जो है ये किसकी रचना है, तो ये है मिन्हाजुद्दीन सिराज की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से? अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि तबकात ई नासरी से, जो ये बुक जो है तबकात ई नासरी, जो कि किसने लिखा है? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने, यहाँ से इस हमले का विवरण जो है वो प्राप्त हुआ है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है ये किसको नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार ये किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार जो है इन्होंने इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एरिया आपको याद रखना है। राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता जो है ये स्वीकार कर ली थी और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देख लेते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसके इक्विवेलेंट जो प्रतिपादित किया था थ्योरी ऑफ नाइटशिप को, इसके इक्विवेलेंट का दर्जा किसने दिया था, इक्वल दर्जा किसने दिया था? ये दिया था बलबन ने। बलबन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कितनी बार आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। बलबन जो था ये फर्स्ट मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को
राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, इसका ये कहना था कि सुल्तान पृथ्वी जो है सुल्तान जो है ये पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसको नियाबत ए खुदाई बोलते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, दे दिया जाए ऑप्शन में कि नियाबत ए खुदाई क्या होता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसका ये भी कहना था कि उसका स्थान जो है वो पैगंबर के पश्चात है, मतलब पैगंबर के बाद जिसका स्थान है वो कौन है? नियाबत एक खुदाई, जो जिसको कहा जाता है किसको? सुल्तान का अधिकार है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो जिल्ले अल्लाह, जिल्ले इलाही, ये सब वर्ड जो है ये किसके लिए यूज करवाया गया था? ये बलबन ने खुद के लिए यूज करवाया था। अब बलबन के बारे में आप देख लीजिए, तो इसने जो है ना, आई थिंक इसने अपने दामाद का ही कत्ल कर दिया था राजा बनने के लिए। ओके, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसके द्वारा कहा गया था कि सुल्तान का पद जो है ये निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, तो ये कहा गया था बलबन के द्वारा। और किसको कहा गया था? तो बुगरा खां जो उसका पुत्र था उसको कहा गया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये अगेन अपनाई थी बलबन ने। बलबन के विषय में कहा जाता है कि रक्त और लौह की जो नीति थी ये इसने अपनाई थी। और बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। कौन कौन सी थी ये हम देख लेते हैं। सुल्तान का पद जो होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा जो था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। मतलब इसका ये कहना था कि जो भी डिसीजन लेगा वो सुल्तान लेगा, और सुल्तान ने जो बोल दिया उसके आगे पीछे किसी का और डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुछ भी करता है, ये जो भी एग्रेसिव इसका जो भी डिसीजन होगा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सुल्तान के लिए जरूरी है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, ये भी इसका कहना था। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि किसी को भी ये अधिकार नहीं था कि इसने जो डिसीजन दे दिया उसको उसके अगेंस्ट में जाना किसी का अधिकार नहीं था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये हम देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ये ऐसा शासक था जो कि ये जो भी शरीयत का कानून था और जो लोग भी राजा जो था वो इसी कानून के ऊपर चीजों को इम्प्लीमेंट करता था। ये इस प्रथा को इसने खत्म कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जियाउद्दीन बर्नी ने उस वक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वो स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका किसका कहना था? अलाउद्दीन खिलजी का कहना था। और अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। अब बलबन की जो थ्योरी ऑफ किंगशिप थी और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट थी, ये किसने कंटिन्यू रखा? तो ये रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था ये, और जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है उसे अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझता था। तो खलीफा जो भी डिसीजन देंगे ऐसा जरूरी नहीं था अलाउद्दीन की नजर में कि उसको माना जाए, और यही रीजन था कि उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने से संबंध में कोई याचना नहीं की थी। इससे पहले जो लोग भी
शासक बनते थे वो खलीफा के थ्रू बनते थे, खलीफा से याचना करते थे जब वो शासन ग्रहण करते थे तब। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यामीन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन, अपने आप को इसने ये जो टाइटल दिया था यामीन उस खिलाफत नासिर अमीर उल मुमानिन का खिलाफ जो टाइटल है वो इसने अपने आप को दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। और ये जो उलेमा वर्ग था इसके प्रभाव से अलाउद्दीन खिलजी जो है ये हमेशा मुक्त रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से ही मंगोल इतने प्रभावित हो गए थे कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए थे और वापस चले गए थे। यहाँ से भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कभी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? इस पे मूवी भी आई थी पद्मावत, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये राणा रतन सिंह जो है ना, ये इनके हस्बैंड का नाम था और ये 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक काव्य है, कौन काव्य पुस्तक है? पद्मावत, जिसपे मूवी बनाई गई थी। इसके अनुसार पद्मिनी जो है ये चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी। ये आपको जहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी थी। तो ये चीजें याद करनी है। और ये जो स्टोरी आपने देखा होगा तो क्या है, कैसे अलाउद्दीन खिलजी की जो भी चीजें हुई थी, क्या कैसे युद्ध हुआ था, किस लिए हुआ था, ये सब आपको पता ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये देवगिरी का शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ये था रामचंद्र देव। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक सबसे पहली बात तो रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल कार्यक्रम से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। बाद में 2 साल के बाद इन्होंने नहीं भेजा था तो अलाउद्दीन ने फिर से आक्रमण कर दिया था। अब यहाँ पे देख लीजिए 1305 तथा 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था, राइट। अब ये 2 साल नहीं भेजा था जिसके कारण 1307 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जो है ये देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उनको अगेन आत्मसमर्पण जो है ये करना पड़ा था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। गाइस ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया है या इस बुक का ये चीज आपने पढ़ लिया और एक शॉर्ट नोट बना लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां से आप 50% 60% क्वेश्चन जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक इस वीडियो से कंप्लीट हो जाना है। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिनको ये सारी के सारी जमीन जो है ना ये संपत्ति इनाम और इंदिरात जो है पेंशन के तौर पे दिया गया था तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि। ये अगर ये टर्म आपसे पूछा जाए कि वक्फ क्या था तो वक्फ क्या था तो ये क्या था, ये धर्मार्थ धर्म से रिलेटेड लोगों को जो भूमि प्राप्त की जाती थी वो भी सारी की सारी भूमि उसने छीन रखी थी। अब ये रीजन क्या था भूमि छीनने का? सबसे रीजन ये था कि ये अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या फिर यूं कह ले कि अपने ससुर, इनके चाचा ही इनके ससुर थे,
तो उनकी हत्या करके ये क्या राजगद्दी पर बैठा था, और सब लोग इसके इंटरनली सब इसके अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से तो इसका ये मानना था कि ना सबके पास प्रॉपर्टी रहेगा, ना सबके पास पैसे होंगे, और ना ही सबकी हिम्मत होगी मेरे अगेंस्ट जाने की। तो यही मेन रीजन था जिसकी वजह से सबसे भूमि छीन ली गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स आप अलाउद्दीन खिलजी का हेडिंग देंगे और उसके नीचे नोट करते चले जाएंगे। अब ये अलाई दरवाजा से रिलेटेड क्या क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी जो बिल्डिंग होता है या इस टाइप की कोई भी चीज़ें जो बनाई गई थी, इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है कि कैसा था, इसका रखरखाव कैसा था, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो 1311 में बनके तैयार हुआ था। किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और कुतुब मीनार के निकट बनवाया था। लाल पत्थर और संगमरमर से इसको बनवाया गया था सबसे पहले। फिर इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसका जो आकार था ये क्या था? चौकोर आकार था, जिसकी छत पर एक गुंबद था। और चारों दीवारों की बात अगर की जाए तो चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी है। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी में ही नहीं, आप ये मत समझो कि ये हम बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए आप मेडिवल हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो गाइस। अब फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहर के लिए और जाल निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जो नहर का निर्माण हुआ था ये इनके शासनकाल में ही हुआ था। मिनिमम आप समझ लो कि 5 बड़े नहर और मोर देन 20 छोटे छोटे नहर का जो की स्थापना करी गई थी फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही की गई थी। और यहाँ पर आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात, फिरोज शाह तुगलक जो है ये उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिंचाई कर जो है वो लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, जो कि कितना था 1/10 था, राइट। ये किसान को देना पड़ता था, 1/10वां भाग जो है वो किसान को देना पड़ता था। और ये हक ए शर्ब नामक जो सिंचाई कर है वो फर्स्ट टाइम लगाया गया था। ये फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जिसने लगाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या है? तो ये एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। ये जो दार उल शफा था, आपसे अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि दार उल शफा जो है ये किसके टाइम में लागू किया गया था, किसके टाइम का है, तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक के टाइम का है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। और उसने दार उल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी करी थी, जिसमें कुशल हकीम रखे गए थे और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सबका इलाज करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब इन्होंने क्या किया था, काफी अच्छे काम किए थे इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था कि जो भी जिस पोस्ट के लायक था या फिर जिस काम के लिए भी लायक था, उनका टेस्टिंग करके उनको ध्यान में रखते हुए उस टाइप के पोस्ट को उन्होंने उन लोगों को अलॉट किया था। मतलब उनका इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँ कि जो जिस काम के लायक था उस हिसाब से जो पद था वो उनको दिया गया था उस टाइम में। और आज के टाइम में भी आप देख लीजिए तो यही सारी चीजें हो रही हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए, जिसमें नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोला गया। प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया।
और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम भी जो थे ना, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही थे। आई थिंक 1,80,000 अप्रॉक्स जो गुलाम थे ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। अब फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, इनको बहुत ही लगाव था गुलाम से, तो इन्होंने क्या किया था कि एक पृथक विभाग ही बना दिया था, दीवान ए बंदगान, और ये उनके देखभाल के लिए था। ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। प्रत्येक दास को 10 से लेके 100 टके के बीच वेतन मिलता था और कभी कभी जागीरें भी दी जाती थी। फिरोज शाह तुगलक जो है, इनका शौक था राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। कौन सा शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ? तो ये जो गुलाम इनके जो दरबार में बहुत ज़्यादा गुलाम थे, इनके लिए ये क्या हुआ, ये हानिकारक सिद्ध हुआ। गाइज मैं थोड़ा यहाँ पे आप मुझे ध्यान देंगे कि मैं फिरोज शाह तुगलक था या फिरोज शाह तुगलक था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरे हिसाब से फिरोज शाह तुगलक ही था। तो आप अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा इसको कंफर्टेबली आप इसको करेक्ट कर लेंगे। सो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये उपाय भी अगेन फिरोज तुगलक ने ही किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे। और अलाउद्दीन, ये नोटेबल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अलाउद्दीन के टाइम में जो 30 बाग थे ना, पुराने जो बाग थे, उसको भी वापस से देख रेख मरम्मत करवाया था, सही करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है, ये संगम वंश के जो राजा थे, प्रतापी राजा थे, देवराय द्वितीय, जो कि संगम वंश से ताल्लुक रखते थे, इनके टाइम में भारत आए थे। जिनका कार्यकाल, मतलब देवराय टू का जो कार्यकाल था, ये क्या था? 1422 ईस्वी से लेके 1446 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और इनके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो कौन विजयनगर आया था? ये अब्दुल रज्जाक जो है, ये विजयनगर आया था। कहाँ आया था ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन व मज्म उल बहरीन में, ये आप एक चार्ट बना लीजिए और किसके टाइम में किसने क्या रचना करी, ये सब आप नोट कर लीजिए। आप 2 से 3 बार देखेंगे तो अगर भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन ऑप्शंस अगर सामने आते हैं तो आप उस वक्त एलिमिनेट कर पाएंगे। देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है, तो ये किसमें किया है? सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय टू के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था किसका? सैयद वंश का। अब यहाँ पे सैयद वंश का जो किसके बाद हुआ था? तो तैमूर के बाद हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है। और तैमूर के आक्रमण जो कि 1398 में हुआ था, तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था इस आक्रमण ने। और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि तुगलक वंश के अंतिम जो शासक थे ये कौन थे, तो ये थे नसीरुद्दीन अहमद। नसीरुद्दीन अहमद के बाद इसका अंत हो गया था। एंड 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया था। राइट, अब किसको खिज्र खां ने पराजित कर दिया था? तो दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना गया था और दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने उसको पराजित कर दिया था। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। राइट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने।
अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिए कि 17 जुलाई 1489 में निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह लोधी वंश का महानतम शासक था, जो कि 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था, विजय कर लिया था। ठीक है। और नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। ठीक है। और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया था। नाप का पैमाना, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा गया है कि गजे सिकंदरी जो है ये किसके द्वारा लाया गया था। तो नाप का जो पैमाना है गज ए सिकंदरी, उसी के समय से आरंभ किया गया था। और उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था। अब ये आपको याद रखना है कि फरहंगे सिकंदरी क्या था, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। उसके समय में गायन विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही था। ये भी आपको नोट कर लेना है। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको नोट कर लेनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि शहनाई सबसे अच्छा कौन बजाता था, आप मुझे ये शासकों में ही बताइए। और दूसरा आप मुझे बताइए कि वीणा सबसे अच्छा कौन बजाता था। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो ये छीन लिया था हरिहर द्वितीय ने। 1377 में क्या हुआ था कि बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो है ये सिंहासन पर बैठा था और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ग्रहण की थी। अब ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन से शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। उसने कनारा, मैसूरी, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता था और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ था। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था, किंतु सफल नहीं हुआ। अब किसने आक्रमण किया था उसके टाइम में? तो सुल्तान मुजाहिद ने आक्रमण किया था। हरिहर द्वितीय जो था, इसकी सबसे बड़ी सफलता जो है वो पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा को छीनना था। तो ये आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। तो किसका उपासक था ये भी आपको नोट कर लेना है कि शिव, जिसको आप विरूपाक्ष के नाम से भी जानते हैं, उसका उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है ये किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में देख रखी हैं। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने करी थी। ये आपको नोट रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने करी थी, तो कुली कुतुब शाह ने करी थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटुरु के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था। राइट। तो इसके अलावा और भी कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अब इस टाइप के क्वेश्चन ना सिर्फ बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य विशेषता की बात अगर करी जाए तो भू राजस्व जो था ना, ये
मुख्य विशेषता थी वित्तीय व्यवस्था में, अगर आप बात करो विजयनगर साम्राज्य की तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी ये क्या थी, तो ये थी भू राजस्व कर। तो विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था, जिसमें भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर जो है ये मेन था। और उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर जो थे, जैसे सामाजिक और सामुदायिक कर भी इसमें आप काउंट कर सकते हो। अपराधों के लिए आरोपित दंड, अर्थदंड जो था, जैसे जो अपराध होते थे उसके लिए जुर्माना भी लगता था, अर्थदंड इसी को कहते हैं। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उस सर्वेक्षण के हिसाब से उपज का 1/6 पार्ट जो है ना, ये भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था किसानों से। और जो शिष्ट था, ये वर्ड आप नोट कर लेंगे, जिसको भूमि कर कहा जाता है, नामक एक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें अस्थवन या अथवन कहा जाता था। तो ये सारे जो टर्म है ना, ये सुनने में भले ही टफ लगे, लेकिन आपको बार बार याद करना पड़ेगा कि 58वें किसको कहा जाता था एंड जो शिष्ट है ये किसको कहा जाता था, क्योंकि इस टाइप के टर्म आपको डायरेक्ट दिए जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में। इस तरीके का टर्म देके क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो ये अवशेष जो है ये मिलता है हम्पी से। हम्पी के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर शिव से रिलेटेड यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। दीवाने अर्ज विभाग जो है ये किसके टाइम में संबंधित था और किससे संबंधित था, तो ये आपको देखना है। दीवाने अर्ज जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित था। तो दीवाने अर्ज जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज अथवा आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, राइट। और आरिजे मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने करी थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो तीन चीजें आप देख लीजिए कि दीवाने अर्ज जो है, दीवान ए अर्ज, इसी को दीवाने आरिज भी कहा जाता है, आरिजे मुमलिक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना करी थी किसने, बलबन ने करी थी। बलबन से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत साल में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इससे ऊपर के सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये राजधानी जो है ये रायगढ़ में थी। और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है ये करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। तो कितनी बार तो आपसे ये पूछा जा चुका है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है ये किसने किया था, तो किसने किया था, गंगा भट्ट ने। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ये संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन के से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों से सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ये 31 क्वेश्चंस है गाइस। मैं आपको ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि हमने ऑलरेडी बिहार समग्र की बुक के जो PDF है बिहार समग्र की बुक से, हम वो आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल, मतलब हिस्ट्री पार्ट इन शॉर्ट की वो कंप्लीट होने वाला है। जिसके बाद हम जो पॉलिटी है एंड ज्योग्राफी पार्ट है वो हम लेकर आएंगे। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन की जो बुक है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें बढ़ाए गए हैं, उसी सारे PDF को हमने उसमें कवर करा है।
आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो न्यू बुक आई है, न्यू एडिशन की बुक आई है, आप उस बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सबसे पहले आप कंप्लीट कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलते ही मिलते हैं। और इस वीडियो में किसी भी टाइप की कोई भी कमी लग रही है आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल हमारे लिए होता है आपका कोई भी कमेंट। हमें ऐसा लगता है कि आप A9 एजुकेशन के परिवार से जुड़ के हमारे जो भी लूप होल्स हैं एंड जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप हमें बता रहे हैं। अगर कोई कमी लगती है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था यहाँ पे? तो बहमनी राज्य का संस्थापक ऑलरेडी हमने पहले देख लिया है। रिपीटेड क्वेश्चन इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन सेम टॉपिक से अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन से ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अलाउद्दीन हसन जो है ये बहमनी राज्य का संस्थापक था। दक्कन के अमीरान ए सहाद के विद्रोह में परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां जो था, जिसको हसन गंगू के नाम से आप जानते हैं, 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार ने हसन गंगू जफर खां आप जो भी बोल लीजिए, एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी। और उसके बाद 1347 में सिंहासन पे आ गया था, सिंहासनारूढ़ हो गया था एंड बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बना ली थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको जहाँ पे भी जो राजधानी की बात आए तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है। उसका नाम अहसानाबाद रखा था। जो गुलबर्गा है जिसको उसने अपनी राजधानी बनाई थी, उसका नाम उसने क्या कर दिया था? अहसानाबाद कर दिया था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अथवा 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित कर दिया था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बरार और बीदर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एवं शासन के अधीन था। गुलबर्गा एक प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। और दक्षिण में हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन कर लिया था। अपने अनुयायियों को पद और जागीर भी प्रदान करी थी। किसने ये करी थी? आपको हसन गंगू ने। हिंदुओं से जजिया कर आप मुझे बताइए कि किसके टाइम में लागू किया गया था जजिया कर, और किसने हटा दिया था? अकबर ने हटाया था या किसने हटाया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जजिया कर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो आपको यह बताना है कि इसमें से ऐसा कौन कौन सा कर है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाला है। तो ये जो है खराज की बात कर लो आप, और उस्र जो है, मुक्ताई जो है, ये तीनों के तीनों जो कर है ना, ये किस पे? भूमि उत्पादन पे लगने वाले कर थे। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। खराज, उस्र और मुक्ताई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर थे। और जबकि खुम्स जो था, खुम्स भी आप बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट करेंगे, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, लेकिन खुम्स जो था ये लूट का एक भाग जो है वो राजा को दे दिया जाता था, जिसमें 4/5 भाग जो है ना, ये आपको नोट करना है कि सैनिकों को दिया जाता था, और 1/5 भाग जो है वो राजकोष में जमा कर लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इसको क्या किया गया था? और मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 जो है ये राजकोष में इनको जमा करना पड़ता था लूटा हुआ कर का, और 1/5 जो है ये सैनिकों में इसको बांट देते थे। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ पे ये वाला लाइन आई थिंक कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व जो है आधा राजस्व के रूप में
दावा किया, तो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व जो है वो अपने हिस्से का मानता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। बहुत ही शासन व्यवस्था जो थी बहुत ही क्रूर तरीके से इसने चलाया था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। अब उसमें परिवर्तन क्या क्या थे? तो उसमें उपज का 50% जो है ना वो भू राजस्व के रूप में वो अपने पास रखता था, और जो अनाज खराब होने वाले होते थे उसके बदले में वो पैसे रखता था, और जो अनाज खराब नहीं होने वाले होते थे वो अनाज के रूप में वो एक्सेप्ट करता था। ठीक है। और इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भी भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था, लेकिन ये कितना लेता था? ये 50% लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर जो है ये 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि बिहार आयोग ने कौन से ऑप्शन को सही माना था। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर बार बीपीएससी के एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, जो आंसर कुछ और है लेकिन आयोग द्वारा किसी और आंसर को सही माना जाता है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से आंसर को सही मानता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप जो आयोग ने उसका आंसर सही माना है आप उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप एग्जाम में उसी ऑप्शन को टिक लगा कर आइए। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय के। सुहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, और ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर दिए हुए हैं आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दे पा रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सुहरावर्दी संप्रदाय के जो शासक थे ना, संप्रदाय के जो लोग थे ये शासकों के साथ रहना पसंद करते थे, और इनका क्या था कि धन और संपत्ति से इनका कोई 36 का आंकड़ा नहीं था। उन्हें अच्छा लगता था अगर उनके पास धन और संपत्ति हो। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि संस्थापक इसके सुहरावर्दी संप्रदाय के कौन थे? तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, कितनी बार क्वेश्चन देखा गया है। शेख सिहाबुद्दीन जो थे सुहरावर्दी, ये इस संप्रदाय के संस्थापक थे। और चिश्ती के बाद भारत में दूसरा सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कौन सा था? ये सुहरावर्दी संप्रदाय ही था। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जो शेख बहाउद्दीन सफारिया थे ये कौन थे? तो भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार इन्होंने ही किया था, और साथ ही साथ इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया था। किसको? तो शेख बहाउद्दीन सफारिया को। तो इल्तुतमिश ने क्या दिया था? शेख उल इस्लाम का पद दिया था। ये नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 के इकाइयों में विभाजित किया था? तो यहाँ पे 200, 250 और 500 की इकाइयों में किसने विभाजित किया था? तो ये किया था शेर शाह ने भी किया था और इस्लाम शाह ने भी किया था। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ई हो जाएगा, एक या एक से अधिक। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 1553 में हो गई थी। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी नोट कर लेना है कि जो शेर शाह थे ना,
उनके समय में भी ये सैन्य विभाजन की प्रणाली सेम टू सेम थी। तो आपको इसका आंसर जो है ये ई मानना है। जवाबित का संबंध जो है ये किससे था, तो ये था राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टका और शस्त्र गनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। ये सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो चांदी जो सिक्के जो टका थे, शस्त्र गनी की बात कर लो या जीतल की बात कर लो, तो जीतल जो था ना ये तांबा का था, शस्त्र गनी जो है ये चांदी का था, और ये टका भी जो है ये भी किसका था, ये चांदी का था। तो ये सारे के सारे आपको नोट कर लेने हैं। और टका और जीतल का अनुपात जो था, रेशियो क्या था, 1:48 था। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं करें। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था चीन में। और यहाँ पे देख लीजिए, आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, और उसका शीर्षक क्या रखा गया है, ये पंचरक्षा रखा गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तबकाते नासरी का लेखक कौन था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं कि मिनाज उस सिराज जो है ये किसका रचयिता था, तबकाते नासरी का। तबकाते नासरी जो है ये मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो कि सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया था। यह ग्रंथ जो है ये 23 अध्याय है, इसमें 23 अध्याय टोटल है, और रॉबर्टी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया था। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी के भारत का प्रत्यक्ष वर्णन जो है ये किस पुस्तक में मिलता है, किसने लिखा है, तो यहाँ पे आंसर आपका इस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जिसमें 23 अध्याय भी थे, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा ही कहा गया था, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे पहले कि आप इसके बाद का सेंटेंस आपको कौन से ऑप्शन से फिल करना है। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसने भक्त समझते थे, जिसे उनके भक्त समझते थे, मतलब ऐसा कंफर्टेबल लैंग्वेज उन्होंने यूज किया जिसको उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे वो समझ सके, उन सब चीजों को प्रचार कर सके। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ही ऊंचा था, राइट। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण भी किया था, और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में भी बहुत योगदान दिया इन लोगों ने। और भक्ति आंदोलन के संत जो थे वो अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में भी करते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेशों को आसानी से सुन और समझ सके। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो ये कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। इनका कहना था कि मेरे कमरे के आप एक दरवाजे से इंटर करोगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन हुए थे, लेकिन वे कभी भी किसी के दरबार नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, अब यहाँ पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं तो वे क्या किए थे, अजोधन चले गए थे। इस प्रकार औलिया ना तो
सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर यह दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। ये स्टेटमेंट इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कितने भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये जो थे ये महबूब ए इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने करी थी? तो ये रचना करी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना जो है ये की थी। और पद्मावत आपको याद रखना है, अखरावट और आखिरी कलाम जो है में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 12 मासा भी इसकी रचना है, राइट। 12 मासा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसमें पद्मावत आपको स्पेशली आपको याद रखना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण जो था उसके जो उनकी सैन्य कुशलता थी ना, ये काफ़ी हद तक इनको हेल्प किया बाबर को जीतने में पानीपत के युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये 21 अप्रैल 1926 को हुई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, राइट। और सैन्य कुशलता के बल पे ही इन्होंने ये लड़ाई जीती थी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तुर्की। तुजुक और तुर्की आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। अब उसी को क्या नाम दिया गया? तुजुक ए बाबरी। नाम से भी आप देख सकते हो कि बाबरी डेट इज बाबर से रिलेटेड है, और तुजुक ये तुर्क से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, या बाबरनामा भी कहते हैं। तो तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है ये फारसी जो है इनकी राजभाषा थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कभी किया था? तो 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे आक्रमण किया था। अब हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था, और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 में कलिंजर पर आक्रमण किया, और 1532 में इसने रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। अब यहाँ पे 47 क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? गाइस ये टोटल जो 75 क्वेश्चन है ना इस वीडियो में, ये सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन नहीं है। आप यहाँ से समझ लो तो 200-250 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं, और मिडाइवल हिस्ट्री के इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो होने वाला है, इससे आप 5 से लेके 7 नंबर की प्रिपरेशन आप अपनी कर रहे हैं। सो निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दीन पनाह के नाम से करवाया था। दीन पनाह नाम रखा था, जो कि कब करवाया था? तो 1564 में किया था। अब दीन पनाह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और किसके नाम पे हुआ था, किसने निर्माण करवाया था, और 1564 में करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। इस मकबरे का नक्शा जो है ना ये किसने रेडी किया था? तो ये किया था मीरक मिर्जा गियास ने। ईरानी वास्तुकार थे, और ये नाम आपको जरूर नोट कर लेना है। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना भी हुई थी। इस मकबरे के आसपास क्या हुई थी? एक बाग की रचना हुई थी। तो ये फर्स्ट था इस टाइप का मकबरा, इसलिए आपको याद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी? तो ये करी थी गुलबदन बेगम ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यूं कहूँ तो सारे के सारे एग्जाम्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है कि गुलबदन बेगम ने किसकी रचना करी थी। तो बाबर की शहजादी थी, बाबर की बेटी थी ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी थी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विशेष विषय में जिसे भी स्मरण स्मरण हो वो उस पे लेख लिखे। तो इसी क्रम में जो हुमायूं नामा है इसकी रचना गुलबदन बेगम ने करी थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार आपको क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो युद्ध स्थलों के नाम जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कौन सा युद्ध हुआ। तो ये हुआ आपको देवरा का युद्ध सबसे पहले हुआ, फिर चौसा हुआ, फिर कन्नौज हुआ और फिर सरहिंद का युद्ध हुआ। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो है ये देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद है। गाइस मैं इस वीडियो को ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं मेरी तरफ से कुछ चीजें आपको बताती हूँ। ये आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब ये जो देवरा का युद्ध है ना, ये कभी लड़ा गया था? तो 1532 में लड़ा गया था और देवरा के युद्ध को ही दोहरिया के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपको दोहरिया का युद्ध दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा, सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इससे भी पहले 1531 में जो युद्ध लड़ा गया था ये कलिंजर पर आक्रमण किया गया था, राइट। और हुमायूं जो है वो धन और क्षतिपूर्ति वहां से प्राप्त करके वापस आ गया था। सेकंड जो युद्ध उसने लड़ा था ये दोहरिया या देवरा का युद्ध, जो कि 1532 में लड़ा था। थर्ड जो है आपका ये 1532 में एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि चुनारगढ़ का जो किला था उसका घेराबंदी भी 1532 में ही इसने किया था, राइट। और इसके बाद इस वक्त जो शेर खां थे, जो वहां के राजा थे, उन्होंने संधि के रूप में अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के सेवा में भेजा था और पैसे भी दिए थे। उसी वक्त 1582 के बाद ही क्या हुआ था कि दीन पनाह का निर्माण जो है वो हुमायूं ने करवाया था। फिर जो ये सारे के सारी चीजें तो ऑप्शन से आपका यहाँ पे क्लियर है ही। उसके अलावा एक जो चुनारगढ़, यही चुनारगढ़ जिसपे इन्होंने घेरा डाला था, अगेन 1538 में इस चुनारगढ़ के किले पर विजय इन्होंने अधिकार कर लिया था। और उसके बाद चुनारगढ़ से आगे बढ़कर जो बंगाल का क्षेत्र था उस पर भी हुमायूं ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ये सारे के सारे जो बुक के एक्सप्लेनेशन है ये आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो ये शेर शाह सूरी जो थे, इन्होंने सबसे पहले किसकी उपाधि अपनाई? हजरते आला की, और उसके बाद अपनाई सुल्तान की उपाधि। 1529 में बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, उसको पराजित करके जो शेर खां था उसने हजरते आला की उपाधि धारण करी थी। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। अपने नाम का खुतबा जो है वो उसने पढ़वाया था और सिक्का भी चलवाया था। किसने? तो शेर खां ने। ओके। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान जो थे ये सेनापति थे।
76 में। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अगर आपसे महाराणा प्रताप पूछ दिया जाए तो मान सिंह, शक्ति सिंह और अमर सिंह जैसा ऑप्शन रहे और हकीम खान रहे तो सबसे पहले तो आप इसी को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ही हकीम खान है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कभी हुआ था? 1576 में हुआ था। और जो मुगल सेनापति थे मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति जो मान सिंह थे और आसफ खां, उनके मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। ये चीजें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। और जो मेन जो है छापा मार युद्ध का सहारा लिया गया था, ये भी यहाँ पे नोटेबल है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था अकबर ने। अकबर के शासनकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक वाइज चीजें कवर करेंगे उसमें मैं आपको ये सारी चीजें रिवीजन करवाऊंगी। और मैं साथ में आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है जिसमें 40 to 50 मिनट की वो सीरीज होती है, लेकिन गाइज उस सीरीज में हम हर एक सब्जेक्ट से वही सारे टॉपिक्स उठाते हैं जहां से आपको बीपीएससी या सीजीपीओ में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 1 by 1 सारे टॉपिक्स हम उसमें कवर आपको करवा रहे हैं। सपोज अगर ज्योग्राफी की बात कर ले तो हमने प्लैनेट्स से रिलेटेड अगर किया है कवर, तो सारे के सारे प्लैनेट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो वीडियो नहीं है, लेकिन आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में आपको उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर बेसिस पे ही उसको डिजाइन करा है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अकबर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है ना ये किसको जाता है? ये अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या जो है, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था, ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है ना उसको हेल्प करा सफल होने में, सफल शासक बनने में। तो यहाँ पे अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया, 1563 में तीर्थ यात्रा जो है वो खत्म कर दिया और 1564 में जजिया कर जो है इसको समाप्त कर दिया फाइनली। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह पर भी रोक लगाया और सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया। आई थिंक बाल विवाह में उसने लड़कियों का जो एज था वो 12 एंड लड़कों का एज जो है वो 14 निर्धारित किया था। अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया गया था। गाइस ये थोड़ा आप देख लेंगे, आई थिंक 14-16 था या 12-14 था, इन दोनों में से ही कुछ ऐसा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कभी मिलाया था? तो ये 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अब 1572 में सुलेमानी करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था दाऊद खां गद्दी पर बैठा था। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन पटना के मुगल किले पर आक्रमण भी कर दिया था इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके। अब हुआ क्या कि अकबर ने मुनीम खां को दाऊद खां पर आक्रमण करने के लिए बिहार को जीतने का आदेश दे दिया। मतलब दाऊद खां पे आक्रमण करना था और बिहार को जीतना था, ये आदेश अकबर ने किसको दे दिया? मुनीम खां को दे दिया। अब मुनीम खां ने दाऊद खां को एक युद्ध में पराजित भी कर दिया और 1574 में बिहार पर मुगलों का शासन अधिपत्य हो गया था। पराजित होने के बाद दाऊद खां जो है ये बंगाल भाग गया था और 12 मार्च 1576 को तोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अगेन ये हुआ था अकबर के शासनकाल में।
क्योंकि 1599 में लंदन के कुछ व्यापारी जो आए थे लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में आए थे, तो सभा का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं जो है ये तैयार करी गई थी, और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया था, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया था। ये काफ़ी लंबा नाम है, एक बार आप पढ़ लेंगे। और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह जो था, भारत पर उस वक्त किसका शासन था, तो ये अकबर का था। और अकबर का शासन जो है ये कब से कब तक था, तो ये 1556 से लेके 1605 तक था। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये आगरा में किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था नूरजहां ने। अब इत्मादुद्दौला जो है इनका मकबरा नूरजहां ने 1622 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। आगरा में यमुना नदी के तट पर बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है ये चतुर्भुजाकार मकबरा है जिसमें सफ़ेद, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये जो मकबरा है इसका वर्णन कीजिए, ये किस टाइप से बनाया गया था। तो मकबरा जो है ना ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, और ये पहला ऐसा मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। लेकिन अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पित्रादुरा का यूज़ किया गया था, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट जो है इसी को कहते हैं पित्रादुरा। पित्रादुरा का मतलब ही होता है कि संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों का जरावट किया गया था। इस शैली का प्रयोग जो है ये फर्स्ट टाइम इस मकबरा में नूरजहां ने करवाया था। पर्चिनकारी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये अभी हमने डिस्कस करा है कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जो थे जड़कर फूलों की नक्काशी करी जाती थी, तो ये पर्चिनकारी जो है ये इससे रिलेटेड है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो ये था लगान निर्धारण करने का तरीका जो था, ये क्या था, बटाई शब्द का अर्थ आप यहाँ पर सोच सकते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनफैक्ट ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा जो है वो राज्य और कृषक के बीच में होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि शेर शाह सूरी ने कौन कौन सी प्रणाली जो है वो लगान निर्धारण के लिए अपनाई थी, तो नष्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, ये मुक्ताई कर आपसे पूछा जाता है, ये वर्ड आप याद रखेंगे। नकदी अथवा जब्ती, राइट। और गल्ला बख्शी या बटाई, गल्ला बख्शी और मुक्ताई ये आपसे पूछा जाता है। बटाई जो है ये 3 प्रकार की होती थी जिसमें खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई भी होती थी। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो ये वैसे अगर देखा जाए तो ये 2 ऑप्शंस जो है ना यहाँ पे आपका जो आयोग है उसमें से अगर आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है ये बी बोला गया। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से आप जाएंगे तो इसका आंसर राइट हुमायूं होगा। तो आप इन दोनों को याद रखिए और जो ऑप्शन में आपको दिखता है आप उसके साथ ही जाएंगे। अगर हुमायूं और अकबर दोनों जाता है तो अभी तक जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ पे बीपीएससी ने इसका आंसर बी ही माना है, तो आपको भी बी ही टिक करके आना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो ये दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ये किया गया था किसके द्वारा, अकबर ने उनके ग्रंथों को चित्रित करवाया था, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा है और यह हुमायूं के काल में चित्रित
होना आरंभ हो गया था, लेकिन अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बदायूनी के शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 इयर्स लगे थे। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुर्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था, राइट। और करीब जो है 1400 चित्र इसमें अंकित थे, और सभी चित्र जो है इसका जो साइज है ये आपको याद रखना है। आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े टाइप के चित्र थे, जो कि फोलियो की तरह एक की तरफ एक चिपकाए गए हुए थे। तो साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि यह ग्रंथ जो है ये फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा जो थे अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि दास्ताने अमीर हमजा जो है ये किसका उल्लेख करता है, किसके वीरता का उल्लेख करता है, तो ये मोहम्मद साहब के चाचा जो थे अमीर हमजा का उल्लेख करता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है ये किसके दरबार में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के समय ही हो गया था, पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, और जिसने मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण करी थी, जो कि व्यक्ति विशेष का चित्रण था और दूसरा था दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। गाइस जस्ट गिव मी 5 मिनट ब्रेक। आप भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो। थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं, क्योंकि गला बोलते बोलते सूख रहा है। चित्रकला का विकास जो है ना ये हुमायूं के शासनकाल में ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जो था ये मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। और साथ ही साथ अकबर के दरबार में मिस्किन ए यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्किन नामक एक यूरोपीय शैली का चित्रकार भी था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिस्किन नामक एक यूरोपीय शैली का चित्रकार किसके दरबार में था, तो ये अकबर के दरबार में था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। ये सारे के सारे नाम जो है ना ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि कला से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना आपसे पूछे जाते हैं। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया था, स्वर्ण काल कहा गया था। वैसे तो अगर देखा जाए तो अकबर के शासनकाल में चीजें ज्यादा हुई थी, लेकिन स्वर्ण युग, स्वर्णिम काल जो कहा जाता है ये कहा जाता है किसको, जहांगीर के शासनकाल को। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार जो थे ये किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये किसके राज दरबारी थे, ये अकबर के राज दरबारी थे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। और दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। अब आपको यहाँ पर जो बताने वाली हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक चित्रकार तो ऐसा था कि जो बर्ड्स होते हैं ना उनका एक एक जो आप रोआ बोलो या फिर जो भी बोलो वो तक वो डायरेक्ट वहाँ पे पेंटिंग कर सकते थे। चित्र वो सेम टू सेम 110% वही सारी चीजें वो उतार देते थे। तो दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने
अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने के लिए सहयोग दे दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। तो किस कलाकार ने, किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली, ये भी आपको याद रखना है। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश और खेमकरन, तारा, सांबल और हरिवंश, ये सारे के सारे जो थे ये चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये किसके नेतृत्व में था? तो ये जहांगीर के नेतृत्व में था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में, एक्चुअली मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो वो उस चित्र का नाक, कान, आंख देख के वो पहचान जाता था कि ये चित्र किसका बनने वाला है। तो इतनी ज़्यादा पारखी नज़र थी इसकी, जहांगीर की। और यहाँ पर देखिए, शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में भी विशेष प्रगति हुई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनवाया था और इसी को तुजुके बाबरी में जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर क्या किया गया था, इसको लगाया गया था। तो तुजुके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर जो पेंटिंग लगाई गई थी वो अबुल हसन के द्वारा बनाई गई थी और मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इनके युग को। ये आपको यहाँ पे दोनों चीजें नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये उपज थी अकबर की। अगेन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित होती थी और साम्राज्य के अधिकार भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसलिए आप इसको लाइटली मत लीजिए। यहाँ से जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि मुझे नोट डाउन करना है, आप वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये कथन कहा गया था विलियम फिंच के द्वारा। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स का निर्माण जो है ना, ये 40 वर्षों तक इसमें काम किया गया था और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। कितने साल तक? 40 वर्ष तक। मतलब जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनको काम की कमी नहीं थी, रोज उनको काम मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन सुल्तान प्रसिद्ध था? तो ये है सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन, अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है ये किस नाम से प्रसिद्ध था, तो कश्मीर के अकबर के नाम से ही प्रसिद्ध था। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया था और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों के संरक्षण प्रदान किया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्य जो हैं ये किसके शासनकाल में थे, तो ये थे किसमें? सुल्तान जैनुल आबिदीन के शासनकाल में थे, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा गया था। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू करी थी? तो ये शुरू करी थी जहांगीर ने। अब 2 अस्पा में क्या होता था और सिंह अस्पा में क्या होता था, ये हम देख लेते हैं। 2 अस्पा जो है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा जो है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं।
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो काबुल जड़ थी, कांधार जड़ थी, या क्या थी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे कांधार जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच का संघर्ष का जड़ था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया हुआ था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना था। बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। अब जो कांधार है, कांधार से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था, और हुमायूं बाबर के मरने के बाद उनकी इच्छा अनुसार क्या किया गया था कि साम्राज्य का विभाजन किया गया था, और जो कांधार और काबुल का जो क्षेत्र है ये किसको दे दिया गया था? ये दे दिया गया था कामरान को। और उसके साथ साथ एक और क्षेत्र है जिसके बारे में आपको याद रखना है, हिंदाल क्षेत्र जो है, मेवात क्षेत्र जो है, मेवात, ये दे दिया गया था हिंदाल को। तो अगर कांधार और काबुल के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्षेत्र किसको दे दिया गया था साम्राज्य विभाजन के बाद, तो ये दे दिया गया था कामरान को। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना करी थी, और 1638 में की थी, तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण भी उसने करवाया था। शाहजहानाबाद जो है, इनके भवनों में लाल किले सबसे प्रमुख हैं, और चतुर्भुजाकार जो रेक्टेंगुलर शेप आप कह सकते हैं, यह किला लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका निर्माण कार्य जो है वो 1648 में रखा गया था, और 1648 में पूरा हो गया था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ये दोनों चीजें आप याद रखिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। क्या कहा था? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक किसमें मुगल कालीन भारत में जो है शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा? मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध बताया मुगल शाहजहां के शासनकाल को। फिर औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो ये दारुल इस्लाम बोल सकते हैं आप। जिहाद का अर्थ जो था, ये औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया था, इसका अर्थ था दारुल इस्लाम। औरंगजेब जो था ये सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करता था। सुन्नी जाति से सिया और सुन्नी दो कम्युनिटी होते हैं मुस्लिम्स में, तो ये सुन्नी से बिलोंग करता था। और दूसरा आपको इनके बारे में ये जानना है कि ये खुद बहुत अच्छा वीणा वादक थे। ये बहुत ही अच्छा वीणा बजाता था, लेकिन इसने अपने शासनकाल में हर एक टाइप के संगीत यंत्रों पर, या फिर यूं कह लीजिए कि नाच गाना और जो भी जश्न का माहौल होता था, शराब, इन सब चीज़ों पर इसने रोक लगा रखी थी, क्योंकि इसका ये मानना था कि अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों, जैसे जो गैर मुसलमानी देश थे, उसको दारुल हर्ब के विरुद्ध जो धर्म युद्ध हो, जिहाद करना चाहिए। तो दारुल हर्ब अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है गैर मुसलमानी देश, और जिहाद मतलब उनके विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए, जिसको उन्होंने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नाम दिया था। जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। मतलब इन शॉर्ट इनका ये कहना था कि दारुल हर्ब जो है ना,
इस पे तब तक जिहाद के रूप में धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक ये सारे के सारे लोग दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो ये बहुत अच्छा वीणा बजाता था और इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अगर शादी की बात करें तो शादी भी एक ही करी और सिर्फ सफ़ेद कपड़े में ही ये आपको नज़र आता था। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। पटना के किस सिख गुरु का जन्म पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु, इनका जन्म जो है ये पटना में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। 1666 ईस्वी में 1666 में क्या हुआ था, इनका जन्म पटना में हुआ था, जबकि मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी, नांदेड़ महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर 1708 में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, तो ये मुहतसिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी था। और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देख लीजिए। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है ये एक जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। उसका कार्य क्या था, तो प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना जो है ये इसका मेन कार्य होता था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। और एक आप ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि वैश्याओं के से रिलेटेड जगह को इसने शैतानपुरी का नाम दिया था, सो डैट कि लोग वहां जाने से पहले सोचे। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता था, तो ये क्या इंगित करता था, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ये किसको इंगित करता था, मदद ए माश। ये सारे के सारे टर्म जो है ना गाइस, मैं मानती हूँ कि थोड़ा पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है एंड आपको याद रखने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसका एक शॉर्ट नोट बनाइए, इसका कॉलम वाइज आप जैसे अकबर के शासनकाल में क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं तो उस तरीके से आप रोज एक एक करके याद कर लीजिए, याद हो। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। तो मदद ए माश को सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण जो है ये सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व होता था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह जो था ये मुगल सिंहासन पर बैठने वाला और अंतिम आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट था। शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर आपने देख ली। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके काल में क्योंकि इसके काल में नादिर शाह, किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह जो है इसके शासनकाल में किसका, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में 1739 में क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये लेके गया था और बहुत सारे अशरफिया लेके गया था और 1 करोड़ रुपए का सोना भी लेके गया था। 50 करोड़ रुपए के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में लेके कौन गया था, नादिर शाह लेके गया था, जिसको बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था। लेके कहाँ गया, तो ये ईरान लेके चला गया था। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 75। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद हम एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री आपके पास लेके आएंगे। जस्ट इसी तरीके से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और उसके एक्सप्लेनेशन हम 1 बाय 1 सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास लेके आएंगे। आई होप इन सारे वीडियोस से आपको बीपीएससी के आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में
दाखिल नहीं होने दिया था, तो ये दाखिल नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1759 से लेके 1806 तक था, राइट। उसका वास्तविक नाम जो था वो अली गौहर था। किसका वास्तविक नाम? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम जो है ये क्या था? ये अली गौहर था, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में ही था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, लेकिन मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा और 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार जो है, जो कि 1803 में हो गया था। अब 1857 में क्या इम्पोर्टेंस है इनका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो गाइज, ये था आज का 75 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम पहले लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।